देश में पिछड़ेपन की होड़ जारी है, आरक्षण का वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए तमाम लोग जो पिछड़े हैं और पिछड़ना चाहते हैं, और जो अगड़े हैं वो हमेशा प्रयास किए हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए हैं, तो आगे रहेंगे ही। तो पिछड़े की जो होड़ है अपने में ही है, पिछड़ने की होड़ है। और आरक्षण की अगर बात की जाए, अभी आपने आरक्षण की बात की, आरक्षण एक बहुत बड़ा जहर है और बहुत सारे घटक को पैदा करता है। ये आरक्षण से ही समाज बढ़ रहा है, आरक्षण से ही। उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल भर्ती के मामले में सामान्य वर्ग आयु सीमा को लेकर के बातें कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है कि हमारी आयु सीमा ये है और अन्य वर्गों की आयु सीमा में काफ़ी सीमा उनकी कैपिंग ऊपर तक है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांस्टेबल की जो सर्विस होती है वो पौरुष पर निर्भर करती है कि व्यक्ति कितना मेहनती है, कितना जिम्मेदार है, मतलब युवा कितना है। तो क्या सामान्य वर्ग 18 से 22 वर्ष तक युवा रहता है और अन्य वर्ग जो है 27 वर्ष तक युवा रहेगा? ऐसी कोई मशीनरी है उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या कि जो अन्य वर्ग को देर से युवा करती है, उनको ज़्यादा दिन तक जवान मानती है वो, और सवर्ण को 4 साल में बुढ़ा कर देती है? तो सरकार का जो दोहरा मापदंड है, इसको बदलना चाहिए सरकार को अपने तरीके से, और ये मानना चाहिए कि सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें दोहरा मापदंड नहीं चलाया जा सकता। अगर दोहरा मापदंड चलाया जाएगा तो इसमें गुणवत्ता की जो अब तो गुणवत्ता वैसे ही कम है, लेकिन जो बची कुछ गुणवत्ता है वो भी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आरक्षण की मार समान वर्ग तो झेल ही रहा है और उसकी जो उपेक्षा भी हो रही है पॉलिटिक्स में देखा जाए तो, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण, अभी हमने कहा, बात उठी थी, आरक्षण एक ऐसा जहर है कि जो तमाम सारी चीज़ों की, तमाम विषमताओं को पैदा कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा जो है ये सामाजिक विघटन, सामाजिक द्वेष है। इसमें जो समाज में तमाम सारे विघटन हो रहे हैं, तमाम सारे संप्रदाय बन रहे हैं, तमाम वर्ग बन रहे हैं, ये आरक्षण की देन है। अब देखिए, आरक्षण से कुछ लोग जो कैसे जैसे तैसे अगड़ गए हैं, वो अपने में ही दो भाग कर दिए हैं। जैसे मैं बात करता हूँ अम्बेडकरवाद की, अम्बेडकरवादी वही लोग हैं जो दलित वर्ग में आगे निकल गए हैं, और जो दलित वर्ग में पीछे छूटे हुए हैं बहुतायत लोग हैं, वो दलित हैं और वो अम्बेडकरवादी हैं। सब अम्बेडकरवादी तो नहीं है यहाँ पे, और सब दलित भी नहीं है, तो सब अवसरवादी हो गए हैं। और वो जो अम्बेडकरवादी हैं, छूटे हुए दलितों को आगे ना बढ़ पावे, इसलिए उन्होंने एक झुंझुना पकड़ा दिया है सवर्ण से लड़ाने का, और वो बैठ के झुंझुना से लड़ाते रहते हैं और वो लड़ते रहते हैं। वो कहते हैं समाज सबसे बेकार है। बात यहीं तक नहीं है। ऐतिहासिक कारणों से देश के संसाधनों पर वर्ग विशेष का कब्जा बताया जाता है। जी हाँ। इसको आप कैसे बताएंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि आपका कब्जा नहीं है, क्योंकि आप प्रिविलेज्ड क्लास के व्यक्ति हैं? देखिए, ऐतिहासिक कारणों से अगर देश के संसाधनों पे किसी विशेष वर्ग का कब्जा है, तो उस विशेष वर्ग के इतिहास को आप पढ़िए, उस विशेष वर्ग के इतिहास में जाइए, उन्होंने अपना क्या गंवाया है। जब उन्होंने अपना कुछ गंवाया होगा तभी वो आज वो कुछ चीज़ों पे अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। ऐसा नहीं है, आप उसको कहानी देख रहे हैं। ये सब और पहले आप जाति समाप्त कीजिए। जाति समाप्त करें? हम तो कह रहे हैं कि जो अन्य वर्ग वाले जो जातीय व्यवस्था को गलत मान रहे हैं, वो अपनी जाति समाप्त कर दें, वो टाइटल लगाना बंद कर दें, जाति समाप्त हो जाएगी। वो क्यों लगा रहे हैं टाइटल? इधर टाइटल लगा रहे हैं, उधर जब जरूरत होती है तो वो जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए उनको, वो कचहरी पहुँच जाते हैं, धरना दिए रहते हैं कि तुरंत मेरा बनाइए। तो जाति तो वही पैदा कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात यह है, और जो उनके साथ भेदभाव छुआछूत हुआ वो, अरे भैया, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, और अगर तहसील में जाके जाति प्रमाण पत्र लेते हैं तो वहाँ हो सकता है कि ब्राह्मण न दे रहा हो, कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति बैठा हो, तहसीलदार हो, दे रहा हो। तो भैया, जब ब्राह्मणों ने जाति बनाई है तो ब्राह्मणों से जाति प्रमाण पत्र लीजिए। वो जानता है आपकी पीढ़ी, वो आपके पुरखों को जान रहा है, पूर्वजों को जान रहा है कि आप उससे हैं। तो आप ऐसा तो करते नहीं हैं, आप शुद्ध अवसरवादी हैं। आपने भी एक बात क्या छुआछूत की बात की। छुआछूत की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं आज अपने घर की बात करता हूँ। मेरे घर में भी जो व्यक्ति गंदा रहेगा, साफ सफाई के साथ नहीं रहेगा, उसको ही घर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। आप बताइए, दिया जाता हो तो? जो व्यक्ति अगर साफ सफाई से नहीं है, उसमें हर घर की ये व्यवस्था है, घर में उसे घुसने नहीं दिया जाता। कहा तो भैया जाओ, हाथ पैर धुल के आओ, आप गंदगी से आए हो। तो ये क्या छुआछूत है? ये तो घर में भी होता है भाई। साफ सफाई तो सबसे जरूरी है, साफ सफाई नहीं करेंगे आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। सरकार भी कहती है कि स्वस्थ रहने के लिए आप साफ सुथरा रहना चाहिए, बाम सेफ जैसे। और ये बताइए नहीं, आप ये बताइए कि आपने कहा कि छुआछूत की बात है, मेरिट सिस्टम है, द्वार पे कौन बैठता है, द्वार की रखवाली कौन करता है? द्वारपाल। अंदर राजा की गद्दी पर कौन बैठेगा? राजा बैठेगा। ऐसा तो है नहीं कि राजा की गद्दी पे द्वारपाल बैठेगा, द्वारपाल की जगह राजा बैठेगा। वो तो मेरिट सिस्टम है, उसमें क्षमता है, उसमें पौरुषत्व है, उसकी बौद्धिक क्षमता है, वो अपने दम पे बैठ रहा है। ना तो भेदभाव हो रहा है, ना भेदभाव हो रहा है, ना हुआ था, खाली समझ की फेर है। ठीक है, आपने समस्या बता दी, परिस्थिति बता दी जी। आखिर निदान क्या है? अगर आप लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो उनका ये मानना है कि उनका विकास रुक जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन हम थोड़ा बात करते हैं। देश में आरक्षण की जो व्यवस्था है
जैसा हमारे पूर्व में भाई लोगों ने बताया कि 10 वर्ष की व्यवस्था की गई थी, कहा गया था कि लोग आगे बढ़ जाएंगे फिर उसकी समीक्षा की जाएगी। 70-80 साल हो गया, क्या समीक्षा हुई आपको पता है? कहीं आप लोगों ने देखा हो, कहीं की समाचार पत्र में बताया गया हो कि समीक्षा कर दी गई है? ऐसा होता नहीं। समीक्षा की जब बात आती है तो वही नेता जो आरक्षण को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं उनको साफ सूंघ जाता है, वो बात नहीं करते हैं, समीक्षा की बात करते हैं। अब आइए, आरक्षण से नुकसान क्या हो रहा है? देश को नुकसान है, वर्ग को नुकसान है, लोग को नुकसान है। अब आप देखिए, सुंदर पिचाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो भारत में रह करके जितने योग्य थे, अगर भारत में रहते होते तो मुझे लगता है कि चपरासी की नौकरी भी उनको न देती सरकार, न दे पाती, और विदेश में जाके गूगल के CEO बने थे। तो जब सरकार ही नहीं चाहती, हमारा देश ही नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ प्रतिभाएं रहें और प्रतिभाएं कुछ अच्छा काम करें, देश भी आगे जाए, देश भी दुनिया में नाम कमाए, तो कैसे होगा? उनको देखिए, सुनिए अभी रीता बर्नवाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में एक जनपद है बस्ती जनपद। बस्ती जनपद में रीता बर्नवाल रहने वाली है, वहाँ की मूल निवासी हैं वो, और अमेरिकी सीनेट में वो ऊर्जा विभाग में कुछ बनाई गई थी, विशेष पद मिला था उनको। मैं कहता हूँ आखिर अगर वो भारत में रही होती तो भारत उसको क्या देता? कहीं कोई एक नौकरी थर्ड क्लास कभी न दे पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रतिभाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रतिभाओं की कोई परख नहीं है, और परख भी है तो उनको सही स्थान पे बैठाना नहीं चाहते हैं आरक्षण के लिए, डर के मारे। तो जब हमारे प्रतिभावान व्यक्ति से बाहर चले जाएंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ तो काम करबे करेंगे। वो नमक हराम तो है नहीं, नमक हलाली करेंगे नहीं, अपना काम करेंगे तो जिस देश में काम करेंगे वो देश आगे जाएगा। और भारत जैसा मूर्ख देश उसी देश का हमको प्रलोभन देता है, बताता है कि आप उसको नज़ीर बनाइए, अमेरिका को नज़ीर बनाइए। अमेरिका में ऐसा होता है, ब्रिटेन में ऐसा होता है, जापान में ऐसा होता है, चीन हमसे बहुत आगे है। कैसे आगे हो गया? भारतीय प्रतिभाएं ही तो गई वहाँ पे काम कर रही हैं, बाकी वहाँ के लोग कितना काम करते हैं भाई? वो राजा हैं, अपना आलस तरह बैठे रहते हैं, काम करवाते हैं, हमसे काम लेते हैं, दाम देते हैं भारतीयों को। तो बामसेफ जैसे संगठन ब्राह्मणों को विदेशी बताते हैं और मुसलमानों को स्वदेशी। इस बयान को आप कहाँ तक सही पाते हैं? बामसेफ ऐसा संगठन है कि जो देश को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है और शपथ ले चुका है देश को बर्बाद करने के लिए। बामसेफ में एक है बावन मेश्राम जो मुखिया है उसका, वो तरह तरह की कपोल कथाएँ कहता है और तरह तरह की बातें बताता है। और मुझको लगता नहीं, मुझे बात सही में कह रहा हूँ कि बामसेफ का संगठन जो बावन मेश्राम है वो देश के तोड़ने के लिए ये कह लीजिए कि मुस्लिमों का और ईसाइयों का भारत में एजेंट है। मुस्लिमों और ईसाइयों का एजेंट की तरह काम कर रहा है कि एक तरफ से एक वर्ग को वो परेशान करता है, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान करता है, और उधर वो जो जिसका वो एजेंट है वो अपनी मशीनरी लेके काम कर रही हैं। वो धर्मांतरण लगातार करती हैं, धर्मांतरण में वो विशेष सहयोग करता है। सरकार ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि बावन मेश्राम का जो काम है वो धर्मांतरण में पूर्ण रूप से सहयोग करती है? ऐसे तमाम संगठन बनाए गए हैं। यही लोग हैं जो मीम भीम एकता की बात करते हैं। अभी देखिए, हालिया का उदाहरण लीजिए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो दीपू चंद दास के साथ हुआ है, उस पर इन लोगों की जुबान पे बिल्कुल एकदम पट्टी लग गई थी, कुछ बोले नहीं। ये लोग मीम भीम की एकता की बात करते हैं। देखिए, मीम भीम की एकता जो कहते हैं, बावन मेश्राम को ही बोलना चाहिए था। जो ये भीम को आगे ले जाना चाहते हैं उनको बोलना चाहिए था, नगीना के सांसद को बोलना चाहिए था। ऐसे तमाम लोग हैं जो भीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनको बोलना चाहिए था। वहाँ पे तो अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ दीपू चंद दास दलित था और मुस्लिम थे। काहे मार दिया गया उसको? अगर आप एकता की बात करते हैं, पाकिस्तान की स्थिति यही रही है, काहे मार दिया जाता है? आरक्षण से सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभाजन से धर्मांतरण, इसको आप कैसे कोरिलेट कर पा रहे हैं? कोरिलेट नहीं करना है, मैं यही बता रहा हूँ कि कोई कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। धर्मांतरण, सामाजिक विभाजन, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये तमाम चीज़ें हैं जो हवाला के पैसे हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट हैं, बड़े आराम से एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और ये पूरी मशीनरी जिनका नाम हमने लिया है, पूरी मशीनरी सिर्फ धर्मांतरण को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। और अब उनको लगता है कि मेरा कुनबा बढ़ जाएगा, आरक्षण को वाले को लगता है। इन्हीं परिस्थितियों से उपजी एक समस्या कि हम आज स्वयं को लड़खड़ाती हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था कह रहे हैं, इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? इसको हम पूर्ण रूप से सही मान रहे हैं। जो स्थितियाँ हैं वो हमारा जो लोकतंत्र है वो लड़खड़ा ही रहा है, इस समय अपने दम पे वो खड़ा नहीं है। जिधर देखो उधर सारे संगठन बने हुए हैं, और ये संविधान जो इस चीज़ की हमें छूट देता है कि सबको जीना चाहिए, सारे धर्म को सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, इसकी छूट की वजह से धर्मनिरपेक्षता का पाठ हमको पढ़ाया जाता है। धर्मनिरपेक्षता की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, मुख्य उसका ही आरक्षण ही है। आरक्षण से क्या पैदा होता है? जिसे कहते हैं कि ये वर्ग विभाजन और जो भी किया गया, ये ब्राह्मणों द्वारा किया गया, सवर्णों द्वारा किया गया। आप एक देश बता दीजिए, सिर्फ एक देश बता दीजिए जहाँ पे वर्ग विभाजन ना किया गया हो, ना चल रहा हो।
जो चारों वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कोई भी एक देश आप बता दीजिए हमको। हम प्रश्न करते हैं भारत सरकार से, बावन मेश्राम से और नगीना के सांसद से और जितने भी अटू फट्टू लट्टू हैं, सबसे प्रश्न में कर रहा हूँ कि आप एक देश को बता दीजिए, आप अगल बगल की कोई देश बता दीजिए कि जहाँ व्यापारिक व्यवस्था ना हो, जहाँ सर्विस क्लास लोग रहते ना हो, बौद्धिक ना लोग रहते हो, सुरक्षा के लिए कोई ना रहता हो। युवा और वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था, आप या यूँ कहें कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजनीति में युवाओं की भागीदारी को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या उन्हें अब पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं राजनीति में? जी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ना तो पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं और ना ही युवा हमारे पर्याप्त अवसर चाहते हैं। वो राजनीति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो राजनीति हो गई है। वो चमक दमक को समझ पाते हैं, अपनी बुद्धि को प्रयोग कहीं नहीं करते हैं। तो युवाओं को ना तो अवसर मिल रहा है, ना उनको ट्रेनिंग दे करके अवसर दिए जा रहे हैं कि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो जो देश का युवा है दिग्भ्रमित है, रास्ता भूल गया है। वो उसको सही रास्ते पे लाने की ज़रूरत है और लाने का काम यही देश के नेता करना को जिम्मेदारी है। और देश के नेता चाह रहे हैं कि कोई ऐसा ना होए तो हमारी सत्ता हमारी बनी रहेगी, हमारा पद बना रहेगा, हमारी कुर्सी बनी रहेगी। जितनी बातें आपने कही रिजर्वेशन को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के, सामाजिक विभाजन को लेकर के, अगर कोई सशक्त कानून बनाने की स्थिति पनपेगी तो संविधान में व्यापक संशोधन की मांग उठ सकती है। तो क्या उस अमेंडमेंट के लिए आप तैयार हैं, उसका समर्थन करते हैं? आप तो कह रहे हैं कि व्यापक फेरबदल करना है। मैं तो यहाँ तो तैयार हूँ। अगर संविधान दोबारा भी लिखना पड़े तो ज़रूरत है तो लिखा जाना चाहिए। जिस परिवेश में संविधान लिखा गया था, आज की परिस्थितियाँ और संवैधानिक परिस्थितियाँ अलग अलग हो रही, दोनों दो दिशाएं में जा रही हैं। तो अगर अमेंडमेंट करने से काम चलता है तो अच्छी बात है, अन्यथा दूसरा संविधान आना चाहिए। कि संविधान में बहुत सारे कंट्राडिक्शन है, जो संविधान कहता है लेकिन धरातल पे होता नहीं, या जो धरातल पे होना चाहिए वो संविधान कहता नहीं। और एक चीज़ हमको और कहनी है, धर्मांतरण पे तीन घटक काम करने चाहिए: सरकार, जनता और जो धर्म के हमारे ठेकेदार बैठे हुए हैं। इन तीनों काम करना चाहिए। जो हमारे मठ मंदिरों में पुजारी हैं, महंत हैं, शिष्य लोग हैं, काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इनको भी ज़रूरत है। केवल मंदिर में बैठ के पढ़ाई करना और संस्कृत सीख लेना ये उनकी पर्याप्त उद्देश्य नहीं है। लेकिन संन्यास की दीक्षा लेकर हाँ, जो लोग मठ मंदिरों में धर्म रक्षार्थ बैठे हैं, वो प्रायः राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते दिखाई पड़ते हैं जी। कि इसको जब यही स्थिति रहेगी तो फिर जिस उद्देश्य के लिए मठ मंदिर स्थापित हुए, इसकी सिद्धि कैसे होगी? उनको सारे मठ मंदिरों को पुजारी हैं और बटुक रहते हैं, पुजारी रहते हैं, महंत रहते हैं, जो भी मंदिरों में रहते हैं, जो भी मंदिर के भोजन पे या कह लीजिए मंदिर पे आश्रित हैं, उन वो सबको ज़रूरत है कि घर से बाहर निकलें। उन्हें स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी सन्यास लिए थे, लेकिन राष्ट्र के लिए वो जाके विदेशों में डंका बजाते थे। उनको ज़रूरत है स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेने की। घर में बैठ के, मंदिरों में बैठ के आप बैठे बैठे चला रहे हैं, राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं, राजनीति करना चाहते हैं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो ये है कि समाज में कोई भी अगर मतलब गलत गतिविधियाँ हो रही हैं तो आप मंदिरों से निकलिए, आप भ्रमण कीजिए, आप क्षेत्रों में जाइए, लोगों से मिलिए, जैसी पहली व्यवस्था थी। पहले भी अध्ययन का केंद्र यही मठ मंदिर हुआ करते थे और सारी व्यवस्थाओं को देखते थे। जहाँ उनको गलत लगता था वहाँ जाते थे, समझाते थे, बताते थे, नहीं मानते थे तो राजा से शिकायत करते थे। और राजा हमारा ईमानदार होता था, राजा तुरंत उस पर जो है क्रियान्वयन करता था। तो इनको बाहर निकलना चाहिए, इनको घर घर जाना चाहिए। ये घर में बैठने के लिए, मंदिर में बैठने के लिए नहीं बनाए गए हैं। जनता हमारी इन पे जो भरोसा करती है, जो दान देती है, जो आस्था रखती है, इसीलिए रखती है कि आप समाज में कोई विघटनकारी नीतियाँ फैल रही हैं तो उसको रोकेंगे। धर्मांतरण को रोकने के लिए तो इनको आगे आना चाहिए, इनको बैठना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से बाहर जाएं, देखें क्या हो रहा समाज में, इनको उस पर काम करना चाहिए।